all of you in PNS lectureship. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर इन कम्युनिटी। तो मीन के डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट का क्या किरदार है कम्युनिटी में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त जो सबसे अथेंटिक इदारा है मीन के हेल्थ के हवाले से, वैसे काफ़ी सारे हैं जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, यूनिसेफ है, FDA है, लेकिन सबसे जिसके मीन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के मुताबिक उन्होंने जो हेल्थ पे काम करने वाले लोगों को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है उनके, और उनको हेल्थ वर्कर का नाम दिया है। उन मेजर ग्रुप्स में है फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ एसोसिएट प्रोफेशनल्स, ये आप लोग लिखते हैं, और इसके अलावा जो है हेल्थ वर्कर्स मीन के पर्सनल हेल्थ केयर वर्कर्स। फोर्थ पे है आप लोगों का हेल्थ मैनेजमेंट एंड पर्सनल सपोर्ट। वन बाई वन दोबारा इनको सबको डिटेल में करेंगे। तो हेल्थ प्रोफेशनल लास्ट जो फिफ्थ है वो है हेल्थ प्रोवाइडर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ प्रोफेशनल क्या है, इसके क्या काम है। सबसे पहले हम बताऊंगा कि हेल्थ प्रोफेशनल का जो काम है वो है एडवाइस करना हेल्थ के हवाले से, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, क्योर करना, रिहेबिलिटेट करना और एजुकेट करना और हेल्थ को प्रमोट करना, मीन के जो हेल्थ प्रोफेशनल का काम है। और इस हेल्थ प्रोफेशनल में जो प्रोफेशनल आते हैं उनमें आपके डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, नर्सेज हैं, और इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स हैं, डेंट्री है और होम्योपैथिक हैं, और इसमें न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन भी इसी प्रोफेशनल में है। आप लोगों को जो ये लेक्चर है हेल्थ प्रोफेशनल का रोल का, ये नहीं है कि WHO के प्रोफेशनल कौन से हैं या इसमें कौन कौन से हैं। हमारा मकसद ये है कि हम फॉल कहाँ करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो मीन के हमारी जो डिग्निटी है वो इक्वल टू डॉक्टर्स है। मीन के आपने देखा होगा कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट की जो सीट है 16 स्केल की नहीं होती, असिस्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट की होती है, वो एसोसिएट में आते हैं आगे नेक्स्ट। लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, वो डॉक्टर के। लेकिन थोड़ी सी खुद हमारी कम्युनिटी को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, हेल्थ अथॉरिटी को, जैसे डॉक्टर्स हैं या दूसरे के। मीन के हमारा अगर कंपेयर करें हम नॉलेज डॉक्टर्स का और न्यूट्रिशनिस्ट का, मे भी न्यूट्रिशनिस्ट का 1% भी ना हो नॉलेज, लेकिन अगर न्यूट्रिशन फील्ड में कंपेयर करें तो फिर ये अपोजिट हो जाता है। क्योंकि हमने 6 साल सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ी, 6 साल, किसी ने 6 साल पढ़ी, किसी ने 9 साल पढ़ी, कि फर्दर प्रैक्टिस है। डॉक्टर्स का जितना भी फोकस होता है, जितना भी काम होता है वो मेडिकल के हवाले से होता है, मेडिसिन के हवाले। वो हम नहीं जानते मेडिसिन को कैसे डायग्नोज करना है, मेडिसिन को कैसे रिकमेंड करना है, कौन सी मेडिसिन किसको देनी है, ये सारी चीज़ें अपडेट कैसे करना है, डॉक्टर अच्छे से जानते हैं, उनका प्रोफेशन है। तो इसमें जो न्यूट्रिशनिस्ट का किरदार जो है वो इक्वल है। मीन के हम अगर किसी कम्युनिटी में इसे रिकग्नाइज किया जाए, इसकी पहचान की जाए, तो मीन के ये न्यूट्रिशनिस्ट कम नहीं है। और इवन के जितने भी अच्छी कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर इंस्टीट्यूट में एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन मौजूद होता है उनकी फर्दर गाइडलाइन के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ज़्यादा मीन के किरदार है उसका हेल्थ में एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर। डॉक्टर का काम है उस पर्सन पे जो बीमार हो चुका है। अब वो बीमार क्यों हुआ है, आप अगर देखें स्टेटिस्टिक्स को देखें हम,
तो तकरीबन 85% जो लोग हैं बीमार उनमें या तो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं या किसी की एक्सेस की वजह से हो रहे होते हैं। बाकी 15% ऐसे लोग होते हैं जैसे एक्सीडेंट है, इंजरीज हैं या इनके हेरिडिटी है, वो फैक्टर्स आ जाते हैं। मीन कि अगर हमारी कम्युनिटी न्यूट्रिशन को अडॉप्ट कर ले तो मे बी जो रेशियो है डिजीज़ की वो डिक्रीज़ हो सकती है। इस चीज़ को जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो समझती हैं, तो इसी वजह से उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह और भी आएंगी। और इसके अलावा इनकी जो हेल्थ प्रोफेशनल में लोग होते हैं वो हायर एजुकेशन की 3 to 6 ईयर एजुकेशन ज़रूरी होती है। मीन कि उनकी 3 to 6 ईयर एजुकेशन हो। काम आप लोगों को इनका एक काम ये है। इसके अलावा ये ट्रेनिंग कराते हैं, दूसरे प्रोफेशनल को सुपरवाइज भी करते हैं। बुक्स क्या चीज़? क्या सुपरवाइज? मीन के सुपरवाइज जैसे कि आप देखेंगे सुपरवाइज कर रहे होते हैं मैनेजमेंट में कि उनके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह के मैनेजमेंट के हवाले से या वैसे। तो अब इसी प्रोफेशन में हम न्यूट्रिशन को देखें तो न्यूट्रिशन का भी यही काम। अब थोड़ा सा आप कंपेयर करें कि हमने बात की प्रिवेंशन की। सबसे पहले जो है काम प्रिवेंशन का, न्यूट्रिशनिस्ट का काम भी प्रिवेंशन है। तो अब बात की हमने क्योर की, तो वो डॉक्टर्स बेहतर कर सकते हैं, इस तरह डाइटिशियन भी कर सकता है जो इनके रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। इसके बाद काम है रिहेबिलिटाइजेशन है। रिहेबिलिटाइज मीन के डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं मेडिसिन से, तो उसके साथ न्यूट्रिशन भी ज़रूरी होती है। और उसके बाद आती है रिसर्च है या एजुकेशन, ये दोनों जो है कर सकते हैं। मीन के अगर कम्युनिटी में किरदार भी सेम है लेकिन थोड़ी सी एक पॉलिसी ना होने की वजह से चीज़ें जो है डिस्टर्ब हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, डॉक्टर पहचान भी करते हैं, बाकी समझते भी हैं इस चीज़ को। मीन के डॉक्टर सपोर्ट भी करते हैं न्यूट्रिशन को, लेकिन हम खुद नहीं करते सपोर्ट। एक तो कम्युनिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये वही चीज़ें हैं जो मीन के हम खाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हमने न्यूट्रिशन में एडमिशन लिया तो एक तो इन्वायरमेंट की, कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बढ़ गई। और दूसरा ये है कि हमने खुद को भी इस तरफ लेके बस हमने डाइट प्लान बनाना है या हम न्यूट्रिशनिस्ट, हमारा किसी का भी स्टडी पे कोई फोकस नहीं होता। हमने कभी फर्दर अब अगर मैं यहाँ पे या किसी से भी कोई पूछ ले डायबिटीज़ को कैसे करना, डायबिटीज़ सिर्फ लोगों को इतना पता है कि शुगर वाली चीज़ें ना खाएं, फ्रूट वेजिटेबल राइस। इसमें किसी को नहीं पता कि इसमें बीटा सेल्स भी होते हैं, इसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, इसमें पेकॉस का भी रोल होता है। इनके मल्टीपल इश्यूज होते हैं, नहीं पता। हालांकि आप स्टडी में पढ़े हैं, टीचर ने पढ़ाए हैं, लेकिन हमारा फोकस है ही नहीं। हम चाहते हैं बस सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हमारे ऊपर। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी हम डाइट प्लान की तरफ जाते हैं, अभी मैं रिसेंटली डाइट प्लानिंग के लिए गया एक पेशेंट के साउथ पंजाब में, तो वहाँ इवन के डॉक्टर्स को नहीं पता था। वहाँ वो एक पेशेंट था, उसके जो ALT और AST ये होते हैं लीवर के टेस्ट बायोमार्कर्स होते हैं, वो उसके हाई थे। तो मैंने वो, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन में डॉक्टर ने लिखा होता है रिकमेंड में कि इसे ये डिजीज़ है, ये इशू है, वहाँ वो नहीं था। तो वो डॉक्टर जो वहाँ मौजूद था, मैंने उससे पूछा कि सर ये इसका कोई लीवर का कोई इशू भी है? कहता है कि नहीं। फिर मैंने कहा सर ये रिपोर्ट, हाँ कहता है कि डायग्नोज हुआ था ICU में। तो मीन के ये क्यों उससे क्यों नहीं पता था? वो बेसिकली डॉक्टर था लंग्स इश्यूज़ का, तो उसने वो अपनी डिजीज़ को देख रहा था। जब दूसरे वो कोई इशू आता है वो डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लेते हैं, लेकिन जब न्यूट्रिशनिस्ट है उसे तमाम चीज़ों को देखना होता है। लेकिन फिर अगर वो डाइट भी बताएगा, जैसे मैंने आप लोगों को शायद कल भी बताया है कि एक पेशेंट था, डॉक्टर की पूरी फैमिली थी, वो लंग्स इशू था, उन्होंने किसी प्रोटीन शेक दें क्योंकि प्रोटीन जो है मसल को स्ट्रेंथन करता है तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। तो लेकिन वो किडनी का भी पेशेंट था, तो किडनी के लिए जो है SSML पॉइजन है प्रोटीन, क्योंकि वर्कलोड किडनी में बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन और यूरिया को काम करना होता है। तो मीन के एक खुद को हम अपने आप को हमें कॉम्पिटेंट करने की ज़रूरत है। और जब हम कॉम्पिटेंसी में हैं, कॉम्पिटेंसी ये नहीं है कि हमें क्लिनिक खोलने हैं बस लोगों को शो करना। कॉम्पिटेंसी तब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें। प्रैक्टिकल अब मेरे पास जो इन्होंने ये करने आती हैं इनके प्रैक्टिस, मैंने इनको कहा है कि जो चीज़ें हैं इन्होंने बाकायदा पहले साची की चीज़ों को 5-6 बुक से, कोई नेट से कुछ नहीं। फिर उनको मैंने कहा कल उनकी प्रेजेंटेशन दी आप लोगों के बाद उनको प्रेजेंट, मैंने कहा कि आप स्लाइड वगैरह कोई नहीं देखनी, चीज़ें याद करनी है और बार बार याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो आप लोगों को डेली ट्रेन में चीज़ें आएँ तो पता चले।
मैं आपको बताऊं कि फ्यू ईयर पहले मेरे पास जो है ना, मैं प्रिंटिंग के लिए गया हुआ था, एक कोई आर्मी का बंदा था, उसने कहा डायबिटीज़ के हवाले से क्या दिया जाए, क्या किया जाए। मैंने कहा शुगर का इस्तेमाल ना करें, जैसे ही होता है 2-3 साल पहले की बात है, तो इस तरह एक्टिविटी करें, मीन के ये भुनी हुई फ्राई चीज़ें वगैरह ना खाएं। तो कहते ये तो मुझे पता, इससे आगे कहाँ पता था। तो उसमें ये है कि अब एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम डीप में जाने की ज़रूरत है, जैसे कि जो मीडियम के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जैसे डीपली पढ़ाते हैं तौसीफ साहब चीज़ों को, जीन्स में चले जाते हैं, जीनोमिक्स में चले जाते हैं, फिर उनके अमीनो एसिड्स पे चले जाते हैं। तो इस चीज़ वो हमें उस वक्त बुरी लग रही थी, मुझे सबसे बुरा लेक्चर लग रहा था इसी वजह से कि हाँ भाई वो इतनी डीप, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें उनको फर्दर देखने की ज़रूरत है। वो उनका हम कहते हैं कि हमारा क्या काम है। अगर आप देखें कि आगे एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एक डिजीज़ है, उसमें टोटल अमीनो एसिड का रोल होता है, कोई ना कोई अमीनो एसिड निकालना होता है। अगर आपको उनके किरदार का अमीनो एसिड जीनोमिक्स वगैरह का पता है तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका किरदार इक्वल है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि अगर सिर्फ मैं अपने प्रोफेशनल से हट के बात करूं एक जनरली, तो हम इस काबिल अभी नहीं हैं। और उसमें हम तो कहते हैं कि डॉक्टर्स हमें एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं हमें कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती, हम कहते हैं हमारा जॉब नहीं है। अब कोई भी हम में से कोई सेल्फ एनालाइज तो करे हमें है क्या, कि वाकई हम काबिल हैं कि किसी सीट पे बैठ के किसी चीज़ को ट्रीट करें। क्या डाइट प्लान बनाना या वो करना इतना ईजी नहीं होता। अभी रिसेंटली एक बंदे ने डाइट प्लान दिया है, वो उस पर केस हो गया, उस बच्चे का था, वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है इस वक्त कराची में, वो मीन के एनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का था, उसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो मीन के वो अगर एक सॉलिड नॉलेज के बेस पे होता तो कोई वो नहीं था। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि सबसे पहली बात है कि हमें खुद कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन अब इसी प्रोफेशनल में इक्वल रैंक है, लेकिन आप देखें डॉक्टर कितना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कभी आप लोगों की फ्रेंड्स होंगे, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एमबीबीएस के हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि हमें 10 मिनट से बात कर लीजिए। तो हम देखें, हम तो सिर्फ क्लास कभी भी उसके बाद कोई असाइनमेंट वगैरह है या पेपर वगैरह है, सिर्फ रट्टे वाली चीज़ें हमें याद करनी है, कंसेप्ट या डीप स्टडी हमें कोई कंसर्न नहीं है। जो चीज़ पढ़ाई गई है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, हमने उसका क्या मकसद है। सिर्फ और सिर्फ हमने पेपर के लिए 2 चीज़ें याद कर लेते हैं, पेपर दे लिए, सेमेस्टर सिस्टम में पास हो गए, फिर डिग्री आ गई, हम भी ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री कर लिया, हमने एमफिल कर लिया, लेकिन हमें तो है तो कुछ नहीं। आप देखते हैं, हम फिर कंपेयर करते हैं, अगर इसी हेल्थ प्रोफेशनल को देखा जाए कि हम कहें कि डॉक्टर के इक्वल हैं, रैंक भी इक्वल हैं, काम भी इक्वल हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हमें काम तो नहीं आता ना। आप न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप कंपेयर करें, एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की जो नॉलेज है या एजुकेशन है ना, वो अनलिमिटेड है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, डॉक्टर्स तो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिजीज को, प्रिवेंशन को, क्योर को, या इस हवाले से, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट ने वो चीज़ें भी देखनी है। और आपको मतलब बताऊँ, मेडिसिन से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान में ऑलराउंडर बने हुए होते हैं, लेकिन वो फार्मासिस्ट ने रिकमेंड करनी होती है। वो प्रैक्टिस में आके ही कुछ मेडिसिन को वो जब प्रैक्टिस में आते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, या इस तरह से ट्रेनिंग होती है, या एक पार्ट होता है इनका मेजर जो काम होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्नोज करना, ये चीज़ उसी में ही काफ़ी इनकी जो डीप स्टडी होती है। तो हमें हमारी जो स्टडी है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी देखनी है, मेडिसिन भी देखनी है, फिर उनकी काउंसलिंग भी देखनी है, उसकी न्यूट्रिशन भी देखनी है, और फिर आगे जो एफसीपीएस स्टूडेंट जाते हैं वो किसी एक डिजीज़ पे चले जाते हैं, हमने फिर सारी डिजीज़ देखनी है, इतनी सारी डिजीज़ हैं। तो अगर एक सही मैंने में न्यूट्रिशनिस्ट कोई अगर कहे कि मैं वाकई न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता हूँ, या कोई कहे कि क्लेम कर सके मैं न्यूट्रिशन, तो उसे एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि इस डिजीज़ के लिए डाइट कौन सी है, डाइट से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अगर ये डाइट दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं उसका। अगर और एक डिजीज़ आपको बताएं कि जैसे लंग्स इश्यूज़ हैं, लंग्स में आगे फिर COPD आ जाती है, कोरोनिक जो ऑप्टिक पल्मोनरी डिजीज़ है। तो इसके अलावा एम्फीसीमा आ जाती है, उसमें कोरोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाती है, इसके न्यूमोनिया आ जाता है, TB आ जाती है, इसके अलावा कोरोनिक फेलर आ जाता है। तो मीन कि इस तरह से सिस्टिक फिब्रोसिस आ जाता है। और क्या है सर, बिल्कुल वही लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। मीन के कहीं पे एक सेल डैमेज हो रहा है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहीं पे अगर एक पार्ट उसका डैमेज हुआ था तो दूसरे में दूसरा पार्ट डैमेज हो रहा है। इन चीज़ों को अगर पता नहीं, आपने किसी ने कह दिया कि हाँ भाई लंग्स इशू है, तो आप लोगों को अगर उसकी डीप का पता नहीं है, उसके एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, और जो पार्ट डिस्टर्ब हुआ है उसके फंक्शन का नहीं पता, तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे।
तो इसी वजह से ये कोई इजी जॉब नहीं है, बहुत टफ जॉब है। लेकिन और इसके ये है कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि हमें काम करें, हमें कोई फ़ायदा भी है इसलिए। जब आप एक सिंसेरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ किसी काम पे लगते हैं ना, रिवॉर्ड अल्लाह ताला देता है। जब भी आप किसी काम पे आपने तहे दिल से आपने एक इरादा कर लिया है कुछ करने का, आप भूल जाए दुनिया को, आपको पता भी नहीं आएगा लगेगा कि अपॉर्चुनिटी निकल आती है। तो ये है हेल्थ प्रोफेशनल में कि हमें इस हेल्थ प्रोफेशनल में एक यकीनी तौर पे प्रैक्टिकली आने के लिए उसके काबिल होना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की भी यही रिक्वायरमेंट है, 3 से 6 ईयर का एजुकेशन है। इसमें डाइटिशियन भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। इनके डाइटिशियन भी एक डाइटिशियन है, दूसरा कम्युनिटी डाइटिशियन है। एक डाइटिशियन इनके डिजीज़ रिकमेंड कर सकता है, कम्युनिटी जो सिर्फ कम्युनिटी में डिजीज़ वगैरह रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र यहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं। क्लिनिकल डाइटिशियन होता है, वो मिलके किसी क्लिनिकल हॉस्पिटल में सेटिंग में है। इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट है, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है जो स्पोर्ट्स पे बाकायदा काम करता है, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। तो ये चीज़ें सारी हैं। अगर इसमें अलावा और देखा जाए न्यूट्रिशनिस्ट के और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का जो डिफरेंस है, मीन के बेसिकली जो न्यूट्रिशन है उसके लिए किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। मीन कि एक जो किचन में काम करने वाली मेल या जो शेफ़ है वो कह सकता है मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मीन के कोई बेसिक वो नहीं है, जस्ट एक नॉलेज है। जो मीन के क्वालिफाइड हैं जैसे कि डिग्री वगैरह, वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट वो फर्दर जो है वो डाइटिशियन के ज़ुमरे में आ जाता है। लेकिन फिर डाइटिशियन की आगे डाइटिशियन बनने के लिए जो न्यूट्रिशनिस्ट जैसे कि हमारे साथ की डिग्रीज है न्यूट्रिशनिस्ट की, उसके लिए फिर ये आगे इन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई है, जैसे मेडिकल की भी है, PMC है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, इस तरफ हेम्योपैथिक की, फार्मेसी के सब की बनी हुई है अपनी। तो इसी तरह हमें एक रजिस्टर्ड होने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उस पैनल में शामिल होना होता है। लेकिन एज सच न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिर जब अगर वो किसी ने डिग्री कर ली है, जिसने नहीं की, फिर उसमें जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन पे रहेगा। अगर उसने डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया तो वो चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता है, क्योर की तरफ नहीं जा सकता। जो डाइटिशियन है वो क्योर कर सकता है, मीन कि किसी को डायबिटीज़ है तो वो क्लेम कर सकता है मैं डायबिटीज़ का इलाज कर सकता हूँ। जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो ये कर सकता है कि एक हेल्दी डाइट प्लान जो है वो दे सकता है न्यूट्रिशन के हवाले से। ये हेल्थ प्रोफेशनल था। और दूसरा जो हम सेकंड ऑप्शन में आता है वो एसोसिएट हेल्थ प्रोफेशनल। इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एसोसिएट करना होता है कि हेल्थ प्रोफेशनल में इसमें असिस्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, असिस्टेंट डॉक्टर भी होता है, असिस्टेंट नर्स भी होता है, असिस्टेंट फार्मास्यूटिकल भी होता है। और इसके अलावा एसोसिएट में आपके जितने एम्बुलेंस वगैरह के ड्राइवर्स हैं वो भी इसी में आते हैं। और जितनी लैब टेक्नीशियंस हैं जैसे कि लैब में काम कर रहे हैं, MIT है या दूसरे गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे जो है इसमें एसोसिएट में आ जाते हैं। इनका काम इनके असेस करना होता है हेल्थ प्रोफेशनल्स को। तीसरे नंबर पे जो है वो है आपकी हेल्थ वर्कर्स, मीन के हेल्थ पर्सनल हेल्थ वर्कर्स, पर्सनल हेल्थ केयर वर्कर्स। इनका पर्सनल हेल्थ केयर वर्कर्स से नाम से ज़ाहिर है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एक किसी हॉस्पिटल में या घर में किसी की देखभाल करने के लिए मौजूद होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में उनको मेडिसिन देनी है, उनको उठाना है, बिठाना है, ये सारे जो है इनका काम होता है पर्सनल हेल्थ केयर वर्कर्स का। ये हॉस्पिटल में भी होते हैं, घर में भी मौजूद होते हैं। इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरी होती है इनके लिए कि वो अच्छी कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास अच्छी हो ताकि मरीज़ को चीज़ें बता सकें। और दूसरा उनके जो बात करने का तरीका है, चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेनिंग इनके कैसे चीज़ उठानी है, रखनी है, वो सारी स्किल्स इनके पास होनी चाहिए। जब फोर्थ पे जो है वो है आपका हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट पर्सन।
4%। जितनी भी मैनेजमेंट है, जैसा कि पॉलिसी मेकर्स हैं या इनके जो मुख्तलिफ हेल्थ इक्विपमेंट होते हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, काउंसलर हैं, सैनिटरी जो इनके सैनिटेशन का हॉस्पिटल में निज़ाम वगैरह देखते हैं वो हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये सारे जो है हेल्थ मैनेजमेंट में आ जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, लेयर्स भी हैं जो इनके मैटर्स को देखते हैं हेल्थ के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से। फोर्थ पे आता है आप लोगों का, फिफ्थ पे हेल्थ प्रोवाइडर्स। ये नॉट इनके क्लासिफाइड नहीं है ये, और सॉरी, और इसमें जो है हेल्थ मैनेजमेंट में आपके जितने ये आप लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट जो हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो भी इसी में आते हैं। ये भी सपोर्ट कर रहे होते हैं लैब्स वगैरह में हेल्थ प्रोफेशनल्स को। हेल्थ प्रोवाइडर्स, हेल्थ प्रोवाइडर में जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस के जितने भी हेल्थ के अमला होता है, जैसे उनके नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मिडवाइव्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन, वो सारे हेल्थ प्रोवाइडर्स में आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस। और दूसरा जो वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पहले ट्रेंड होता था वॉलंटियर्स का, अब इतनी नहीं रहा, इनके उसको एक नाम भी होता था, रज़ाकार कहा जाता था। तो इनके ये जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स में आते हैं। ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू था कि न्यूट्रिशन और डॉक्टर्स के हवाले से कि उनका किरदार क्या है। डॉक्टर्स का अपनी जगह पे एक अहम किरदार है, न्यूट्रिशनिस्ट का अपनी जगह पे किरदार है। अगर आप न्यूट्रिशन के स्कोप के हवाले से आप बात करें तो जो मेजर हॉट इशूज़ होता है कि न्यूट्रिशन का स्कोप क्या है, सबसे पहले ये है कि स्कोप के पीछे भागने की बजाय हमें खुद अपने पीछे भागने की ज़रूरत है। हमें अपने सबसे पहले अपने ऊपर न्यूट्रिशन को इम्प्लीमेंट करें, और दूसरी जो है फिर अपने नॉलेज को जो है ना वो करें, इनकी इम्प्रूव करें कि वाकई हम उस सर्विस को देने के काबिल हैं कि नहीं। और जहाँ तक इसके स्कोप की बात करें, इस वक्त 1800 न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र मुल्तान पंजाब में काम कर रहे हैं, और इनके पंजाब के जितने भी 36 अजला में 2 साहिवाल और फैसलाबाद के अलावा, फैसलाबाद में इस वक्त 90 सीट्स खाली हैं और साहिवाल में, और 161 सीट्स जो हैं वो फैसलाबाद में खाली हैं। अभी रिसेंटली साल 1.5 साल पहले पोस्ट आई थी कोविड से पहले 700 समथिंग थी, वो न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र की थी, तो वो मे भी दोबारा भी हैं। एक चीज़ ये है गवर्नमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और दूसरा ये है जितने भी आपके प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल हैं वहाँ मैंडेटरी है एक न्यूट्रिशनिस्ट का होना। कुछ में मौजूद है, कुछ में नहीं है, कोई इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से वो सीट्स रुकी पड़ी हैं। और तीसरा अगर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं इनके न्यूट्रिशन के का, इस तरह जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी हैं, न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र हैं, और काफ़ी सारी एजेंसी WHO है, यूनिसेफ है, FDA है, ADA है, काफ़ी सारी इस पर भी काम कर रही हैं। तो इनके स्कोप इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसमें कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है कि हमें खुद कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है अगर हम बाकी चाहते हैं कि हम अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट कहलाएँ। तो ये छोटा सा वर्णन था। इसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक है, बोर तो नहीं हो रहा है? एनी क्वेश्चन? बोर तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं बेसिकली टीचर हूँ नहीं, तो इसी वजह से मेरा बोरिंग लेक्चर ही होता है। तो इसके अलावा जो सेकंड है, आप डाइटरी प्लानिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि डाइट प्लानिंग नहीं आती तो कैसे की जाती है। तो इसका यहाँ एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है कि डाइटरी प्लानिंग प्रिंसिपल्स, न्यूट्रिशन प्रिंसिपल भी इसे कहा जाता है, डाइटरी प्लानिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। मीन के क्या वो असूल हैं जिसकी बेस पे हम डाइट प्लान बनाएं, कि कौन सी कोई भी डाइट प्लान बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए और देखना ज़रूरी है अपनी फूड में। हमने अपने फूड से ही देखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कोई भी डाइट प्लानिंग करने से पहले वो है एडिक्वेसी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एडिक्वेसी क्या है। एडिक्वेसी से मुराद है कि सफिशिएंट अमाउंट, मीन के जो चीज़ भी आप दे रहे हैं कि वो
एक तो सफिशिएंट हो उसकी नीड को पूरा करने के लिए, और अच्छे सोर्सेज से हो, मीन के जो उसके सोर्सेज हैं वो भी अच्छे हों, मिकदार भी अच्छी हो, इजी अवेलेबल भी हो, ताकि किसी के लिए मसला ना हो। मीन के डाइट प्लान में ये चीज़ें माइंड में रखनी है जब भी बनाए, एडिक्वेसी देखनी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे देखी जाती है बैलेंस। मीन के जो भी आप डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस हो, ये ना हो कि या तो वो फैट रिच है, या प्रोटीन रिच है, या जो है मीन के फाइबर रिच है, या जो है कार्बोहाइड्रेट्स रिच है, नहीं। तो इसमें एक बैलेंस ऐसी डाइट हो जो तमाम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हो। तो मैक्सिमम जो मीन के आप लोगों को किया है, डाइट प्लानिंग की तरफ हम जब जाएंगे जो उसके और भी असूल हैं, उसके लिए सबसे पहले फिर देखा जाता है कि आप बैलेंस डाइट सोर्सेज में, हम एक्सचेंज लिस्ट में पढ़ेंगे कि मल्टीपल सोर्सेज हैं और फाइनेंशियल पोजीशन है इनके, और काफ़ी सारे फैक्टर हैं। हम सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। जब आप वैसे देखें कि हम अगर बैलेंस डाइट में ही उसको अटैच कर लें कि अगर किसी की बनानी है, बैलेंस डाइट देनी है, नट्स लेग्यूम्स, फिर आप सामने वाले को देखें कि वो अफोर्डेबल कितना है, वो क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता है। अगर वो मीट को नहीं कर रहा अफोर्ड, चिकन को अफोर्ड नहीं कर रहा, तो हम क्या उसे दे सकते हैं? दाल दे सकते हैं और बीन्स दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर रहा, मिल्क को अफोर्ड नहीं कर रहा, तो क्या दे सकते हैं? सोया मिल्क दे सकते हैं। तो इस तरह वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसकी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट वो मैक्सिमम तक जो है ना पूरी होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मकसद यही है। इसके अलावा है एनर्जी। जो भी फूड दी जाए वो एनर्जी प्रोवाइड करे, ये ना हो कि उसमें एनर्जी नहीं है। जो इस चीज़ में एनर्जी नहीं है वो सप्लीमेंट है। मीन कि अगर अक्सर हम देखते हैं इसबगोल इस्तेमाल किया जा रहा होता है फूड में भी, ये इस तरीके से, या इस तरह ग्रीन टी इस्तेमाल की जा रही होती है बगैर शुगर की, वो मीन के एक तरह का सप्लीमेंट है मीन के न्यूट्रिएंट के हवाले से, जो जिस न्यूट्रिएंट के में रिच है वो। अक्सर आजकल मोरिंगा टी काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी यूज़ हो रही है, उसमें भी मीन के कैल्शियम रिच है, वो ओबेसिटी और डायबिटीज़ दोनों के हवाले से बेहतर है। तो उनमें एनर्जी का होना भी ज़रूरी है, डाइट प्लान के एक अच्छे प्रिंसिपल में शामिल है। इसके अलावा आता है न्यूट्रिएंट डेंसिटी। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है आप लोगों ने दरमियान में भी। जो भी फूड हो वो न्यूट्रिएंट डेंस हो, ना कि एनर्जी डेंस हो। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड तो दें, उससे का पता कैसे चलेगा कि ये वाकई न्यूट्रिएंट डेंस है या एनर्जी डेंस है? दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एनर्जी डेंस फूड जिसमें उस पर पोर्शन साइज, सर्विंग साइज के हिसाब से या पर 100 ग्राम में उसकी एनर्जी की मिकदार ज़्यादा हो न्यूट्रिएंट की निस्बत। और दूसरी चीज़ होती है न्यूट्रिएंट डेंस, अगर न्यूट्रिएंट की मिकदार ज़्यादा है एनर्जी से तो उसे न्यूट्रिएंट डेंस कहा जाता है। अब इसको न्यूट्रिएंट किसी फूड को, चाहे कुछ फूड का तो हमें पता है कि जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हमें पता है कि न्यूट्रिएंट डेंस हैं। लेकिन इसी तरह जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड है, हमें पता है कि एनर्जी डेंस है। लेकिन ये दो तीन चीज़ें तो नहीं हैं, मीन के 100,000 फूड आइटम्स हैं। तो हमें कैसे हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले ये है कि कोई भी फूड हो तो आप उसको न्यूट्रिएंट प्रोफाइल आपके पास मौजूद होती है, नहीं भी है तो USDA से या किसी भी फूड ग्रुप से, एक्सचेंज ग्रुप से आपको पता होना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट डेंस से फर्दर कैसे कैलकुलेट करने उससे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी देखने के लिए 9 न्यूट्रिएंट्स देखे जाते हैं। 9 जो मीन के ज़्यादा होने चाहिए और 3 न्यूट्रिएंट ऐसे जो कम होने चाहिए। सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने चाहिए उसमें है आपका फाइबर, और ये तब हमें पता चलेगा कि इसको फार्मूले कैलकुलेट करने में, जब हमें उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है जो हमें देनी चाहिए उसका जब हमें पता होगा।
मेन के ये हमें पता होना चाहिए ऑल डे रिकमेंडेड डेली अलाउंस फाइबर का कितना है, प्रोटीन का कितना। जब वो हमें पता होगा, इन 9 का हमें याद होना चाहिए कम से कम, तो फिर हम किसी भी फूड की एनर्जी या न्यूट्रिएंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। फाइबर है आपको, मैं अगर साथ के साथ आपको जो अडल्ट के लिए रिकमेंडेशन होती हैं 25 भी होती हैं 27 भी होती हैं, तो मीन के इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेने के वेरिएबल्स का। ये भी मीन के ऑथेंटिक बुक्स का जो है ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है जो बुक का होता है, तो उसमें कहीं पे 25 है कहीं पे 27 है। अगर हम 27 ग्राम ये होनी चाहिए प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन जो है परसेंटेज के हिसाब से 10 से 15 है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ देखना है हमने ग्राम के हवाले से, 50 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। इसी तरह मिनरल में है आपका आयरन, आयरन जो है 18 ग्राम होना चाहिए पर डे के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है 400 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। मीन के मैग्नीशियम उसमें होना चाहिए जो इसका स्टैंडर्ड है आरडीए के मुताबिक डेली इनटेक जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट हो। इसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम कहीं पे 1300 भी है, 1000 भी है, 1000 हम लें। कैल्शियम 1000 मिलीग्राम। इसके अलावा जो और होता है मिनरल में वो है पोटाशियम, ये होनी चाहिए तकरीबन 3500 मिलीग्राम तक। 3500 भी होता है, कुछ बॉक्स में 4500 भी है। तो इसके अलावा आप विटामिन में हम विटामिन ए है, विटामिन ए जो है 5000 इंटरनेशनल यूनिट इनटेक होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन ई है, ये 30 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी, ये 60 मिलीग्राम होना चाहिए डेली इनटेक इसका। ये 9 न्यूट्रिएंट हमने देखने हैं न्यूट्रिएंट डेंसिटी को देखने के लिए। अब बाकी 3 चीज़ें और भी देखनी है जो इनके ये ज़्यादा हो तो न्यूट्रिएंट डेंस होगा, अगर ये चीज़ें भी ज़्यादा हैं, वो बाकी जो 3 न्यूट्रिएंट मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो भी ज़्यादा हैं अलाउंस उनके रिकमेंडेड वैल्यू से, तो फिर भी वो हमारी जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है वो इनके एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर में आपको बताएं कि 3 चीज़ें जो हैं, एक यस ये आयरन 18 ग्राम है, ये 18 मिलीग्राम। 18 मिलीग्राम ये आयरन आयरन 18 मिलीग्राम। कहाँ पे? ये इसके ऊपर रख सकते हैं पर्सन। 18 मिलीग्राम। कहाँ मिलीग्राम में लेकिन लिखा? अच्छा, इसके अलावा 3 जो चीज़ें हैं और देखनी है वो है शुगर। एडेड शुगर जो है वो 50 ग्राम से कम होनी चाहिए, और टोटल जो शुगर है इनके कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करके आपकी डेली जो डाइट प्लानिंग है वो 125 ग्राम से कम हो। इसके अलावा है सोडियम, से पॉइंट फिट कर दें। यस शुगर शुगर का इनके जो एडेड शुगर होती है, जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या वैसे आप कोई मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें जो हम आप कोई डाइट प्लान बना रहे हैं, तो वैसे तो हम तो बिल्कुल इसे ख़त्म करते हैं, स्टॉप कराते हैं, लेकिन अगर कैलोरीज रिक्वायरमेंट नहीं होती तो फिर इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टॉप मीन के डिस्करेज किया जाता है, लेकिन स्टॉप नहीं कराया जाता। मीन के हम तो कहते हैं एडेड शुगर की ज़रूरत ही नहीं है। एडेड शुगर ये है कि जैसे हम वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, शक्कर है, हनी है, ये चीज़ें सारी एडेड शुगर में आती हैं। तो चलो चीज़ है 50 ग्राम से कम 50 ग्राम या 50 ग्राम हो या 50 ग्राम से कम हो जी। एड शुगर। और टोटल जैसे आप दूसरी शुगर में आपके आ जाते हैं ब्रेड है, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, उसमें भी सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो भी मीन के 120 टोटल इसको मिला के टोटल शुगर जो है ना 125 ग्राम से, और उसको हम देखें तकरीबन वो बनेगी 75 ग्राम वहाँ से ये शुगर है। इसके अलावा जो सोडियम है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वो भी इसी का फाइबर वाले
नहीं, वो फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, वो मीन के आपने उसमें जो एनर्जी ही करेंगे ना। कम्प्लेक्स का ये रोल होता है क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उनका थोड़ा सा लो होता है। इस वजह से जब डायबिटीज ताकि स्लो एब्जॉर्प्शन हो, एकदम लोड ना बढ़े, इसी वजह से। लेकिन वो होते ही इनके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इनके सिंपल शुगर्स का, तो इनके देनी तो है, इनके हमने जो रिक्वायरमेंट है 45 से लेकर 65 तक कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं हमने जनरल रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हमें कोशिश करनी है कि तो कम्प्लेक्स मिले। कम्प्लेक्स में एक तो फाइबर है, दूसरा वो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो या डायबिटिक हैं या ओबीस हैं, वो यहाँ ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो सोडियम जो है 2400 मिलीग्राम, ये इससे कम होनी चाहिए रिकमेंडेड। ये जो थर्ड स्टैंडर्ड देखना है। फोर्थ देखना है आपने सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है 20 ग्राम से कम होना चाहिए। ये चीज़ें सारी आप लोगों को याद होनी चाहिए कि किसी भी न्यूट्रिएंट डेंस फूड को देखने के लिए आप क्वेश्चन ये होता है कि ये सारी चीज़ें याद हों तो फिर कैसे करना है हमने। मेन के इसकी यह होती है कि आपने देखना है कि न्यूट्रिएंट डेंस है या एनर्जी डेंस है। जो स्टैंडर्ड RDA एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 2000 किलो कैलोरीज है। तो आपने अब अगर एनर्जी को निकालना है कि एक चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इस मीन के मिल्क की। आप मिल्क देखें तो मिल्क में 280 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम है एक गिलास में, और 160 किलो कैलोरीज है। अब हमने देखना है कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, अगर एनर्जी की परसेंटेज ज्यादा है तो वो एनर्जी डेंस है। अगर न्यूट्रिएंट कैल्शियम का मेजर न्यूट्रिएंट सिर्फ यही एक नहीं होता, बल्कि सारे न्यूट्रिएंट को देखना होता है। तो कैल्शियम की जो मेजर है, कैल्शियम की परसेंटेज ज्यादा है कि RDA के कितना करीब है, कि कितनी RDA एक गिलास मिल्क से फुलफिल हो रही है हमारी रिक्वायरमेंट की। उसके निकालने का ये तरीका है कि जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो RDA है उसको याद होगा तो तब निकलेगी, वरना नहीं। तो हमारा ये यहाँ से आ रही है 280, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 1000। आप इसकी मल्टीप्लाई बाई 100, इसको निकालें 28%। क्या आ रही है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है न्यूट्रिएंट है। अब इसको निकालें 160 डिवाइडेड बाई 2000, मल्टीप्लाई बाई 100, 8%। अब देखो ये एनर्जी कितनी फुलफिल हो रही है हमारे RDA की 8, और न्यूट्रिएंट कितना आ रहा है 28। तो इसका क्या मतलब है न्यूट्रिएंट डेंस है ये फूड। तो इस तरीके से आप किसी भी फूड का, लेकिन ये जो मैंने आपको 12 चीज़ें बताई हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखना है आप लोगों ने कि अगर इसी तरह इसके अपोजिट है, आप देख लें कोल्ड ड्रिंक को। कोल्ड ड्रिंक तो वो बिल्कुल उससे वो तो डायरेक्ट है एनर्जी डेंस। इसके अलावा कोई अगर फास्ट फूड को किसी को आप चीज़ को देखते हैं जैसे कि सॉल्टी चीज़ें हैं जिसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, तो फर्ज करें कि अगर किसी चीज़ में 500 जो है ना सोडियम है, तो दूसरा जो है 200 जो है ना पोटेशियम है। कोई भी बेवरेज हो या कोई भी, अब इसका निकालें तो ये इसको हम करेंगे सोडियम को वही 24 से 2400 डिवाइड 500 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा मेरा डिवाइड करें 500 को 24 पे डिवाइड करें 21%। आप इसी तरह पोटेशियम का निकालें 200 डिवाइडेड बाई 35, इसको 200 डिवाइडेड बाई 35 करें 5.712%। कितना 5.7। 5.7। अब ये देखिए कि पोटेशियम जो है हमारा जो हेल्दी न्यूट्रिएंट है वो 5% है, वो 21% है।
तो इससे ये है कि जो हमारा सोडियम इनटेक है आरडीए के करीब वो ज़्यादा है, तो ये भी बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद हम जो आगे पढ़ेंगे तो मिलके आप लोगों ने चीज़ें को रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ताकि चीज़ें यस ये जो आपने बताया कि आरडीए के करीबन करीब बेनिफिशियल नहीं है, हाँ तो ये हमारा मतलब है कि ये 21% है सोडियम। हाँ सोडियम, क्योंकि हमने 9 चीज़ों को ऐसी देखनी है कि जो ज़्यादा हो, ज़्यादा आरडीए के करीब हैं तो वो अच्छी हैं। 9 जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, 300 कम हो मतलब हाँ, और जो बाकी तीन है वो आरडीए से कम हो तो वो अच्छी हैं। वो आरडीए से कम तो मतलब रेंज में कितनी आनी चाहिए, जैसे सोडियम दोनों को कंपेयर करना है ना, कंपैरिजन में है मीन कि अगर न्यूट्रिएंट जो हेल्दी न्यूट्रिएंट है उनकी परसेंटेज ज़्यादा है या बैड की ज़्यादा है, उन दोनों का कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन जिसका ज़्यादा हो और मीन के तो एनर्जी के साथ इनका कंपैरिजन करना है कि एनर्जी ज़्यादा है न्यूट्रिएंट्स आपस में, तब वो है। फिर जब आपको पता चल जाए कि न्यूट्रिएंट डेंस है फूड लेकिन उसमें हेल्दी चीज़ें कौन सी हैं और अनहेल्दी कौन सी हैं, तो फिर आप दोबारा इनका न्यूट्रिएंट का बैड न्यूट्रिएंट के साथ कंपेयर, जिसमें सोडियम है, आपका शुगर है और 3 है, दूसरा सैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर हो गया ये। तीसरी चीज़ है आप लोगों का जो आज का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे, वो है फूड सप्लीमेंट एंड फोर्टिफिकेशन। मीन के जो फूड सप्लीमेंट है वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के नाम से उनको हम डिटेल में देखेंगे, और ये जस्ट आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन और सप्लीमेंटेशन है क्या। up to 50% तक modification। क्या चीज़? हम कोई भी न्यूट्रिएंट अगर ऐड करें किसी प्रोडक्ट में वो अप टू 50% है तो फोर्टिफिकेशन होगी, अबव 50% अगर हम कर देते हैं तो सप्लीमेंटेशन। ये है एक जो आप बता रही हैं। दूसरा इनका जो कंसेप्ट है, क्योंकि हमें थोड़ा सा चीज़ों को कंसेप्चुअली देख के चलना है, वो ये है कि जो सप्लीमेंट आपने सेपरेट फॉर्म में जो प्योर जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, विटामिन ए है, सी है, वो सेपरेट फॉर्म में भला वो फूड का सोर्स है या फूड का नहीं है। लेकिन अगर एक होते हैं फूड सप्लीमेंट, दूसरे होते हैं इनके सेल्फ सप्लीमेंट। जो फूड सप्लीमेंट है उनका फूड सोर्स होना ज़रूरी है। दूसरे जो जस्ट सप्लीमेंट है उनका सोर्स कोई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो मीन के सप्लीमेंटेशन है, ये तब यूज़ किया जाता है जब आपकी आरडीए रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो किसी डिजीज़ की वजह से या किसी इश्यूज़ की वजह से। तो और जो फोर्टिफिकेशन है वो होती है इनरिचमेंट, मीन के एक न्यूट्रिएंट है वो ऑलरेडी एक फूड में मौजूद है। जैसा आपको कहें कि वीट है, वीट में आयरन भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है, जिंक भी मौजूद है। इसी तरह ऑयल है, उसमें फैटी एसिड भी मौजूद है, विटामिन ए भी मौजूद है, विटामिन डी भी मौजूद है। लेकिन ये तो पूरा फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है, पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से चलता रहा है, आयोडीन की फोर्टिफिकेशन का चलता रहा है। तो अब भी एक डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस वक्त तकरीबन दुनिया में 1/3 जो पॉपुलेशन है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। मीन के 2 अरब लोग ऐसे हैं जिनके में डिफरेंट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। उसको फुलफिल करने के लिए फोर्टिफिकेशन की जाती है। फोर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड में की जाती है। स्टेपल फूड वो फूड होती है जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हो और रीजनली अवेलेबल हो। किसी मुल्क की वीट है, किसी में पोटैटो है, किसी में राइस है, किसी में कॉर्न है, किसी में दूसरा मिलेट वगैरह है। तो ये चीज़ें हैं फोर्टिफिकेशन के हवाले से। तो इनके उसमें ये है कि फिर फोर्टिफिकेशन की बात करें तो फोर्टिफिकेशन 3 तरह की होती है। इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन जैसे ऑयल है या वीट वगैरह है, वीट फ्लोर है, इसमें फोर्टिफिकेशन की जाती है। दूसरा है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन जेनेटिकली जो है ना उसके जीन्स को चेंज करके ऐसी न्यूट्रिएंट उस न्यूट्रिएंट के हवाले से जो है ना न्यूट्रिएंट डेंस फूड तैयार की जाती है जेनेटिकली। तो वो बायो फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। होम फोर्टिफिकेशन जैसे घर में हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है मिक्सचर बना लेते हैं चीज़ों का। होम फोर्टिफिकेशन होम, हाँ होम फोर्टिफिकेशन जैसे घर में हम देखते हैं कि जो चीज़ें इसके आपको एग्जांपल दें, जैसे चीज़ हमने बना ली घर में,
तो उसमें एक तरह की हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे, लेकिन जो वाटर था वो उसके 86% मिल्क में जो है ना वाटर होता है। पानी को कम करने से एक स्मॉल मिकदार में ज़्यादा जो है ना कैल्शियम का इंटेक बढ़ गया। तो इस तरीके से है। और सप्लीमेंटेशन जो मैंने आपको बताया कि अगर डेफिशिएंसी है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना वो करनी है। अब आप लोग यस सर एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, फूड प्रोडक्ट, उसमें कोई न्यूट्रिएंट है, हाँ। उसकी अमाउंट कम है, अगर उसकी अमाउंट को बढ़ाते हैं तो वो इनरिचमेंट होगी। एनरिचमेंट और फोर्टिफिकेशन ये मेन तो सर लेकिन एक प्रोडक्ट में वो अमाउंट न्यूट्रिएंट है ही नहीं, हम हाँ। उसे बाहर से ऐड करें तो उसे हम क्या कहेंगे, वो फोर्टिफिकेशन नहीं ये होगी। दोनों जो एनरिचमेंट फूड फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट सेम होती है। जैसे आप कह रहे हैं एनरिचमेंट ये वही है कि इनके नहीं है। हाँ एग्जैक्ट, तो इनमें दोनों में एडिशन ही होती है न्यूट्रिएंट की। तो इसमें ये है कि अगर उसमें मौजूद है तो वो एनरिचमेंट में होगी, अगर मौजूद नहीं है तो वो फोर्टिफिकेशन हो जाए। तो इनके ये दोनों की ये अल्टरनेटिव हैं दोनों, इनके ऐसा इनको सेपरेट नहीं किया जाता। और दूसरा आप लोगों की जो असाइनमेंट्स है इस हवाले से कल की या अभी आप लोग डिस्कस कर लें, इसको तैयार कर लें। फूड फोर्टिफिकेशन के कौन कौन सी फूड में फोर्टिफिकेशन हो रही है इनके मीट में हो रही है सर, क्योंकि दाने मैंने देखे पिंक कलर के भी आजकल आए हुए मार्केट। हाँ उसमें तो है फोर्टिफाइड फूड इन मार्केट। ये देख रहे हैं आप लोगों ने कि मार्केट में कौन सी फोर्टिफाइड फूड जो मिल रही है, नंबर 1। और नंबर 2 सप्लीमेंटेशन का भी अभी आगे हमने पढ़ना है इन चीज़ों को। तो दूसरा ये देखें कि फ्यूचर न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशनिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कम्युनिटी में, ये आप लोगों के असाइनमेंट, ये 2 असाइनमेंट्स हैं आप लोगों की आज की। और कौन सा तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा है हमने, डाइटरी प्लानिंग प्रिंसिपल्स। उसमें आप लोगों ने देखना है कि 2 4 से 5 एग्जांपल आप लोगों ने लिख के आनी है कि 5 ऐसी फूड जो न्यूट्रिएंट डेंस हो, 5 ऐसी फूड जो एनर्जी डेंस हो, ये आप लोगों ने लिख के आना। यहाँ फिर आप लोगों ने उसको बताना, एक्सप्लेन भी करना है। अगर यहीं पे है आप लोग करना चाहते हैं तो यहीं पे कर लें। वो सप्लीमेंट में आते हैं वैसे 0 कैलोरीज को वो एनर्जी नहीं है ना उसमें। 0 कैलोरीज जो एक होती है ब्लैंक कैलोरीज, वो ऐसी होती है सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलोरीज होती हैं, जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। दूसरी आप टर्म कह रही हैं वो आपकी अगर उसमें किसी में एनर्जी नहीं है तो साथ में उसका कोई ना कोई न्यूट्रिशन बेनिफिट, जैसे फंक्शनल फूड का भी यही रोल होता है। जब उसमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं है लेकिन वो मेडिकली कोई ना कोई उनका बेनिफिट है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो सप्लीमेंटेशन में या फंक्शनल फूड में आ जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन?